हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त दीपक। मैं लेके आया हूं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। यह वीडियो बैंक मर्जर से रिलेटेड है। मैं आपको इसमें सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा कि मर्जर का कारण क्या है, कस्टमर को क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो सकती हैं, लोन में ब्याज का क्या स्तर रहेगा, किस बैंक के साथ मर्जर हो रहा है, बैंकों का बिजनेस कितना है, वैकेंसीज पे क्या असर रहेगा और शेयर बाज़ार पे भी क्या असर रहेगा। मैं सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए। दोस्तों, बैंकों में मर्जर काफ़ी समय से हो रहे हैं। जैसा कि अभी 2020 में यह जो मर्जर होने वाला है, इसकी घोषणा श्रीमती सीतारमन जी ने की है। दोस्तों, बैंकों का मर्जर एनपीए के आधार पर ही होता है। एनपीए का मतलब नॉन परफॉर्मिंग असेट्स होता है। जिन बैंकों का एनपीए बढ़ जाता है उन बैंकों का मर्जर होने का चांस ज़्यादा रहता है। दरअसल सरकार का मानना यह है कि मर्जर के बाद बैंकों की रिस्क लेने की क्षमता बढ़ेगी और प्रतिस्पर्धा में भी इजाफा होगा, उनकी लोन देने की क्षमता भी बढ़ेगी। तो दोस्तों, जो ये मर्जर किए जाते हैं वो दो तरीके से किए जाते हैं। फर्स्ट वॉलंटरी मर्जर, दूसरा फोर्स्ड मर्जर। वॉलंटरी मर्जर सेक्शन 44A के तहत किया जाता है। यह ज़्यादातर एनपीए के आधार पर ही होता है। सेकंड फोर्स्ड मर्जर, यह मर्जर सेक्शन 45A के तहत किया जाता है। यह गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाता है। चलते हैं दोस्तों कस्टमर प्रॉब्लम्स के ऊपर। कस्टमर को मर्जर के कारण थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, सिंडिकेट बैंक का कैनरा बैंक के साथ मर्जर हुआ है, तो ऐसे में सिंडिकेट बैंक के जो कस्टमर्स हैं उनको एटीएम, पासबुक, चेकबुक, क्रेडिट कार्ड, इन सारी चीज़ों को रिप्लेस करने में थोड़ा पेपर वर्क करना पड़ सकता है। हालांकि ये सारी सेवाएं कुछ समय तक एक्टिव रहती हैं, लेकिन यह सारी सेवाएं कुछ समय के बाद डीएक्टिवेट कर दी जाती हैं, जिससे आपको एटीएम, चेकबुक, क्रेडिट कार्ड सारी चीज़ें कैनरा बैंक के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएंगी। चलते हैं दोस्तों नेशनलाइज्ड बैंक के ऊपर, जिसको हम राष्ट्रीयकृत बैंक भी कहते हैं। नेशनलाइज्ड बैंक उन बैंकों को कहा जाता है जो पहले प्राइवेट थे, जिनको इंदिरा गांधी जी ने 1969 में पहले चरण में 14 बैंकों को सरकारी मान्यता दी थी और दूसरे चरण में 1980 में 13 बैंकों को सरकारी घोषित किया था। प्राइवेट से सरकारी बनाने की प्रक्रिया को ही नेशनलाइज्ड कहते हैं। दोस्तों, 1 अप्रैल 2017 में 27 बैंक हुआ करती थी, जिसमें एसबीआई में 5 सहायक बैंक यानी एसबीआई एसोसिएट और भारतीय महिला बैंक का विलय हुआ। उसके बाद दोस्तों 2018 में बैंक ऑफ बड़ौदा में विजय बैंक और देना बैंक का विलय हुआ। दोस्तों, आईडीबीआई को एलआईसी ने टेक ओवर कर लिया, इस कारण उसको प्राइवेट घोषित कर दिया गया। तो जैसे कि आप दोस्तों देख सकते हैं कि एसबीआई में टोटल 6 बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा में 2 बैंक और आईडीबीआई को एलआईसी ने टेक ओवर कर लिया। तो इस तरीके से ये सारे टोटल ओवरऑल 9 बैंक होते हैं। तो 27 में से जब आप 9 माइनस करेंगे तो 18 आप पे आंसर आएगा। अभी 1 अप्रैल 2020 को 6 बैंकों का मर्जर किया गया है। जैसे पीएनबी में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, 2 बैंकों का मर्जर किया गया है। कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का किया गया है। इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का किया गया है। तो इस प्रकार दोस्तों 6 बैंकों का मर्जर किया गया है। जब आप 18 में से -6 करेंगे तो आपके पास 12 आंसर आएगा। तो ये जो टॉप 12 बैंक हैं, इनकी मर्जर के बाद पंजाब नेशनल बैंक का सबसे बड़ा दूसरा बैंक बनने जा रहा है, जिसका बिजनेस 17 लाख करोड़ रुपीस से भी ज़्यादा का है। बिजनेस की बात करें तो दोस्तों एसबीआई का जो बिजनेस है वो 52.5 लाख करोड़ रुपीस है। पीएनबी का 70.94 लाख करोड़ रुपीस है। बैंक ऑफ बड़ौदा का 16.30 लाख करोड़ रुपीस है। कैनरा बैंक का 15.20 लाख करोड़ रुपीस है। यूनियन बैंक का 14.59 लाख करोड़ रुपीस है। बैंक ऑफ इंडिया का 9.3 लाख करोड़ रुपीस है। इंडियन बैंक का 8.8 लाख करोड़ रुपीस है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का 4.68 लाख करोड़ रुपीस है। इंडियन ओवरसीज बैंक का 3.75 लाख करोड़ रुपीस है। यूको बैंक का 3.70 लाख करोड़ रुपीस है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का 2.34 लाख करोड़ रुपीस है। पंजाब एंड सिंध बैंक का 1.71 लाख करोड़ रुपीस है। दोस्तों, इस मर्जर के साथ कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे।
जैसे मान लीजिए दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक का जो मर्जर हुआ है ओरिएंटल बैंक के साथ और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के साथ, तो ऐसे में जितने भी ओरिएंटल बैंक की और यूनाइटेड बैंक की जितनी भी शाखाएं और एटीएम होंगे, सभी पर पंजाब नेशनल बैंक का बोर्ड लग जाएगा और आईएफएससी कोड भी चेंज होंगे। और ऐसे में डिस्टेंस मेंटेन भी रखा जाएगा। जैसे मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक की शाखा या इन दोनों शाखाओं में कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो ऐसे में उन शाखाओं को बंद कर दिया जाएगा और उस क्षेत्र में एक ही शाखा होगी। तो दोस्तों, मैंने आपको एटीएम, चेकबुक, पासबुक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सभी के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिन लोगों की एफडी आरडी है, उन लोगों को क्या करना होगा। ऐसे में एफडी या आरडी जिन लोगों की है, उनको थोड़ा बैंक में जाकर के पेपर वर्क करना होगा। फिर थोड़े टाइम बाद एफडी को एंकर के बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों लोन के ऊपर। जैसे मान लीजिए दोस्तों, किसी ने ओरिएंटल बैंक से लोन ले रखा है और ओरिएंटल बैंक का पंजाब नेशनल में विलय हो गया है, तो ऐसे में उस कस्टमर की ब्याज दर क्या होगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है कि लोन लेने वाले ग्राहकों की ब्याज दर में किस तरह का बदलाव होगा। इसकी वजह यह भी है कि बैंकों का एमसीएलआर रेट अलग अलग होता है। अब बात करते हैं दोस्तों वैकेंसी की। तो इस वजह से वैकेंसी पे कुछ असर पड़ेगा या नहीं। देखिए दोस्तों, जहाँ वैकेंसी होती हैं वहाँ रिटायरमेंट भी होते हैं। जब रिटायरमेंट प्रॉपर होंगी तो वैकेंसी भी प्रॉपर निकलेगी। तो जाहिर सी बात है, इस मर्जर से वैकेंसी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। दोस्तों, अभी जैसा कि है कि शेयर मार्केट का सेंसेक्स में काफ़ी गिरावट आ रही है, तो अभी इस समय कहना मुश्किल है कि जो शेयर होल्डर है उनको प्रॉफिट होगा या लॉस। ये तो आगे मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट करें।